क्लास में, वो यूनिट टेस्ट होते सर, हर महीने यूनिट टेस्ट। वो उन्होंने हिंदी का निबंध लिखने को दिया, निबंध लिख करके लाओ, दिवाली पर निबंध लिखो। अपन ज्यादा दिमाग लगाते नहीं, मैंने पहले बताया आप लोगों को। मैंने दिवाली पर निबंध लिखा। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं। दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, दिए जलाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए। और कॉपी दे दी, मास्टर जी ने देखा, उन्होंने कहा ये तो बढ़िया बात लिखी, इसने जुआ नहीं खेलना चाहिए, 10 में से 10। ताली वाली इसमें बजाने की कोई बात थी नहीं, क्योंकि अगले महीने फिर यूनिट टेस्ट आ गया। इस बार उन्होंने निबंध बदल दिया, होली पर लिख के लेके आओ। मैंने फिर अपना दिमाग लगाया, मैंने फिर लिख दिया होली, हिंदुओं का अपना निबंध एकदम बदल दिया, कोई त्योहार नहीं। बोले पर्यावरण पे लिख के लेकर के आओ। मैंने फिर अपना दिमाग लगाया, मैंने कहा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाना बहुत आवश्यक है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग भाई साहब सोच रहे पेड़ के नीचे बैठ के खेलते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, वो पहले पेड़ काटते हैं, अच्छा, फिर टेबल कुर्सी बनाते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं बचपन से ही बहुत होशियार है इस देश में। राहुल गांधी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा होशियार है तो मैं ही हूं। कहीं कोई बात नहीं बन रही थी मेरी हाइट के विषय में, कह रहा कहीं कोई बात नहीं बन रही थी। मैं तो बस में सफर कर रहा था अपनी प्रेमिका के साथ में, तो मैं खिड़की वाली साइड बैठा था, बगल में बैठी थी। वो कंडक्टर आया, बोले टिकट 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 मैडम टिकट, उसने पैसे निकाले, बोले दोनों की दे दो। उस कंडक्टर ने उसकी तो फुल टिकट दी, हाफ टिकट। और ये हाफ टिकट तब तक फुल नहीं होगी जब तक सारे मिलकर जोरदार ताली नहीं बजाएंगे। वो हाफ टिकट तक तो फिर भी ठीक था, कम वक्त जाते जाते ये अलग बोल के गया, बहन जी हाफ टिकट में पूरी सीट नहीं मिलती, अपने बच्चे को गोदी में बिठाइए। उसी गोदी में बैठ के यहां तक आया है। अच्छा, इसलिए तुम्हें लेट हुआ? लेट क्या हुआ, मैं तो लेटना भी चाहता। बताओ। ये ऐसी बातें करते शंभू भाई, मैं सच बता रहा हूँ। मैं इनके घर गया, इतने अद्भुत व्यक्ति और इनका बच्चा बहुत ही अद्भुत। वो मैं पहली बार जब घर गया तो वो इनके बच्चे ने मुझसे कहा, ताऊ जी नमस्ते। अब आप मुझे देखिए, वो मुझसे 2-4 फीट ही ऊंचा होगा बस, लेकिन मुझसे बोल रहा ताऊ जी नमस्ते। मैंने कहा कोई बात नहीं, संस्कारवान बच्चा है। मैंने नमस्ते, नाश्ता वास्ता करा मैंने बढ़िया से। फिर मैं 3-4 दिन बाद फिर गया तो बोलता चाचा जी नमस्ते। मैंने कहा संस्कार कम हो रहे हैं, ताऊ जी से चाचा जी हो गया। मैंने फिर नाश्ता वास्ता करा, मैं फिर चला गया। 3-4 दिन बाद मैं फिर गया तो बोलता मामा जी नमस्ते। मैंने कहा इसको रिश्तों का बिल्कुल नहीं पता है, इसको समझाता हूं। मैंने समझाया, मैंने कहा बेटा तुम्हें रिश्तों का बिल्कुल नहीं पता है। बोले आपको नहीं पता होगा। मैंने कहा कैसे? बोले देखो आप जब पहली बार आए थे तो पापा ने कहा चेतन चर्चित जी आए हैं, मुझे लगा आप उम्र में बड़े होंगे, तो मैंने ताऊ जी नमस्ते बोला। जब आप दूसरी बार आए तो पापा ने कहा चेतन चर्चित आया है, तो मुझे लगा आप उम्र में छोटे होंगे, इसलिए मैंने चाचा जी नमस्ते कहा। अभी जब आप आए तो पापा ने कहा, वो साला फिर आ गया। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं तो सच में इतना अद्भुत में आया। पूरी आयोजन समिति ने मुझसे, पूरी आयोजन समिति ने मुझसे आते ही पूछा। मैं बता रहा हूं ना, मेरी रेपुटेशन है, जहां जाता हूं मेरे साथ ऐसा ही होता है। यहां आया मेरे से तो आते ही पूछा, चेतन ये बताओ तुम्हारे खाने पीने की क्या व्यवस्था करें? मैंने कहा भाई सब खाना छोड़िए, अच्छा आप तो पीने की करिए। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, बोले तू खुद तो कौवे जैसा, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करें? मैंने 2 पंक्तियों में जवाब दिया। जवाब अगर आपको अच्छा लगे तो फिर आगे से लेकर पीछे तक आपकी तालियां देखना चाहता हूं। बोले तू खुद तो कौवे जैसा, तेरी क्या पीने की व्यवस्था करे? मैंने कहा भाई साहब अपनी बातों को मैं ऐसे सजा लेता हूं
मैं शुरुआत से बता रहा, सारी चीजें मेरी हाइट ही सपोर्ट नहीं करती, लेकिन एक टिप्पणी करता हूं। देश के इन बड़े कवियों की अगवानी में खड़ा हूं। आदरणीय सुनील व्यास जी यहाँ पर बैठे हुए, शंभू भाई बैठे हुए हैं, इनकी अगवानी में खड़ा हूं। एक टिप्पणी करता हूं, आपके आशीर्वाद की तालियां मानता हूं। इस बात पर मेरा यह मानना है कि जिंदगी में लंबाई होना महत्वपूर्ण नहीं है, गहराई होना महत्वपूर्ण है। ये स्कूल संस्कारों का मंदिर, यहाँ स्वाभिमान सिखाया जाता है। मैं बराबर में अभी यहाँ बेलूर मठ से होते हुए आया हूँ। 4 पंक्ति मैंने कभी लिखी थी, मैं अमूमन आजकल सुनाता नहीं हूं, लेकिन आप लोगों को देख करके मुझे याद आ गई। मुझसे पूछा कि चेतन क्या आवश्यकता है देश भर में यात्रा करने की, कवि सम्मेलनों की इस उम्र में? मैंने स्वाभिमान की 4 पंक्ति लिखी, आपके बीच में स्वाभिमान से पढ़ रहा हूं, आपकी स्वाभिमान की बड़ी तालियां मांगता हूं। मैंने कहा कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। दूसरी पंक्ति पर तालियां मिली, जरा इन्हें चौथी पंक्ति पर आशीर्वाद की तालियों के रूप में मुझ तक पहुंचाना। मैंने कहा कि सब्र के बांध का कड़ा होना पड़ा, जिम्मेदारी ली और खड़ा होना पड़ा। मजबूरियों ने ऐसे मोड़ पर ला दिया कि वक्त से पहले मुझे बड़ा होना पड़ा। क्या बात है। बहुत बहुत प्रणाम करता हूं आप लोगों को। बहुत ही अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। समय की अपनी सीमा में तो आप लोगों को क्या बताऊं, हालांकि सीमा आजकल सचिन की है। वहां यही हो रहा है दिल्ली में। वो पुराना सचिन था हमारा हिटमैन, वो जब शॉट मारता था तो गेंद सीमा पार चली जाती थी। एक हमारा दिल्ली का सचिन है, उसने ऐसा शॉट मारा कि सीमा पार से खुद पाकिस्तान की बात कर रहे थे। मैं तो सच बता रहा हूँ, एक चौराहे पर एक हट्टा कट्टा नौजवान भीख मांग रहा था। तो जैसे आप में से समाज सेवी लोग हैं, सिखाते हैं कि अच्छी बात नहीं है, ऐसे मैंने भी समझाया। मैंने कहा हट्टे खट्टे हो, नौजवान हो, भीख मांगने जैसा काम कर रहे हो, ये काम करते तो तुम्हें भारतीय होने में शर्म आनी चाहिए। वो बोला मैं भारतीय हूं ही नहीं। आप गलत जगह पे हंस दिए सर। वो बोला मैं भारतीय हूं ही नहीं। मैंने कहा फिर? बोला मैं तो पाकिस्तानी हूं। गलत जगह पे ताली बजा दिया। दोनों बात अब आ रही है। मैंने कहा यार पाकिस्तानी है तो यार भारत में क्यों भीख मांग रहा है, पाकिस्तान में जाके मांग। बोला वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। क्या बात है। अगली टिप्पणी पर फिर तालियों को जरा दुगना कर देना। बोले वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। मैंने कहा यार मुझे तुम्हारे प्रधानमंत्री थे, वो तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा। शहबाज शरीफ तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनसे जाके मांग। वो बोला मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही हूं। कितना अद्भुत है यार। वो एक पत्रकार ने, जैसे प्रधानमंत्री बने, वजीर आजम बने, तो एक पत्रकार ने एक सवाल पूछ लिया, अगले ने जो जवाब दिया, अगर जवाब आपको समझ में आ गया तो 2-3 दिन तो आप सोच सोच के हंसेंगे। वो पत्रकार ने बस इतना सा पूछ लिया कि जो पुराने प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनसे आप किस मामले में बेहतर हो। अगले ने जो बेहतरी बताई, आपको समझ में आ जाए तो आप मुझे बता देना। बोले जो पुराने प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उनसे आप किस मामले में बेहतर हो। वो बोला पुराने प्रधानमंत्री इमरान खान की 3 बीवियां थी, मेरी 6 है। मेरा दुख यह है कि हमारे वाले की एक भी नहीं है। और जो विपक्ष से बनने की कोशिश कर रहा हूं उसकी तो हो भी नहीं सकती। और मैं इन दोनों की क्या बात कर रहा हूं, मेरे ठिकाने नहीं है अभी तो। मैं तो सच बता रहा हूं, एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई। सपरिवार? विरोधाभास अलंकार में लड़की वाले आए मुझे देखने के लिए। तो मेरे पिताजी ने कहा कि जी ये रहा हमारा लड़का, देख लीजिए। तो उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर बोले जी हमने तो देख लिया, किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। एक तो मेरे पिताजी इतने गजब के, उन्होंने मुझे बचपन से सिखा दिया, बोले बेटा सब बात बड़ा चढ़ा करके बतानी है। मैंने कहा ठीक है पापा समझ गया। बोले तू एक बार में समझता ही नहीं है, सब बात बड़ा चढ़ा करके बतानी। जैसे रिश्ते के लिए अगर आए तो तू ये मत बता देना कि तू 10वीं फेल है, बड़ा चढ़ा करके बताना तूने MBA किया है। मैंने कहा ठीक है पापा समझ गया। बोले नहीं तू एक बार में समझता ही नहीं है, अगर दहेज की बात हो, मोटरसाइकिल देने की कहे तो बड़ा चढ़ा करके बताना, कार मांगना। मैंने कहा पापा समझ गया, आप मुझ पे छोड़ दो। उन्होंने कहा ठीक है। वो लड़की वाले
लड़की के पिताजी मुझसे फेस टू फेस, मैंने चश्मा लगा रखा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि चश्मा नंबर का है क्या? मैंने बड़ा चढ़ा करके बता दिया 5 साल से अंधा हूं। थोड़ी देर बाद मुझे खांसी आ गई, तो उन्होंने मुझसे फिर पूछा खांसी हो रखी है क्या? मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता दिया 10 साल से टीबी है। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे फिर पूछा हमारी बेटी तो पसंद आई ना? मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता दिया मां पसंद आई। जरा जोरदार बजा दो एक बार। मेरे तो तमाम दोस्त मेरे पीछे पड़े हुए, तमाम दोस्त मेरे पीछे पड़े हुए। बोले चेतन शादी कर ले, बीवी लिया, चेतन बीवी लिया। मैंने इसका जवाब दिया, और ऐसा जवाब मैं ही दे सकता था। बोले चेतन बीवी लिया, मैंने कहा सोच तो मैं भी रहा हूं, बीवी लिया पर लाऊं किसकी? इसीलिए मैंने कसम खा रखी है, ना तो खुद शादी करूंगा, ना अपने बच्चों को करने दूंगा। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ मां और गृहणा पिता को लाई। गृहणा पिता? सिचुएशन बिल्कुल उल्टी है। ऑब्जर्वेशन की कविता। एक तो आप लोग सब ऑब्जर्वेशन समझते हैं ना? मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आप कार चला रहे हो, ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं मैं आप लोगों को। एक एक बात ध्यान से सुनना, आपको जिंदगी भर काम आएगी। मान लीजिए आप कार चला रहे हो और सामने कोई बच्चा आ जाए, तो या तो आप कार धीमी कर लें या पीछे की तरफ से निकाल करके लेके जाएं, क्योंकि बच्चे की सोच, उसको अपना भविष्य सामने दिखता है, इसके लिए वो आगे की तरफ भागेगा। सेम सिचुएशन है, आप कार चला रहे हो, सामने कोई बुजुर्ग आ जाए, तो या तो आप गाड़ी धीमे कर लें या तो फिर आगे की तरफ से लेके जाएं, क्योंकि बुजुर्गों ने अपना जीवन जिया होता है, उनका अनुभव रहा है, इसके लिए वो पीछे की तरफ भागेंगे। सेम सिचुएशन है, ऑब्जर्वेशन देखना, सेम सिचुएशन है। आप कार चला रहे हो, सामने कोई पुरुष आ जाए, तो आप बस कार धीमी कर लें। पुरुष समझदार होता है तो चुपचाप निकल जाएगा। सेम सिचुएशन है, आप कार चला रहे हो, सामने कोई महिला आ जाए, तो आप चुपचाप कार बंद कर दें, क्योंकि इनका कोई भरोसा नहीं है। ये कभी आगे की तरफ भागेगी, कभी पीछे की तरफ भागेगी, और कुछ समझ में नहीं आएगा तो बीच चौराहे पे आंखें बंद कर लेंगी और आप भगवान भरोसे हो जाओगे। जिन लोगों ने साथ ऐसा हुआ है उन्होंने ताली बजाई है। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ मां और गृहणा पिता को लाई। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था, और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। लड़की वाले मेरा कद ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। लड़की की मां चाय की चुस्की लेते हुए बोली, बेटा खाना बना लेते हो ना? एक तो माताओं के सामने कोई नहीं बोल सकता। यकीन जानो, मैं घर पे टीवी देख रहा था, क्रिकेट मैच आ रहा था, आईपीएल चल रहा था, मैं टीवी देख रहा था। मेरे पिताजी आए, उन्होंने रिमोट उठाया, चैनल चेंज, न्यूज लगा दी। अब इतनी मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं उनके सामने बोल सकूं। इतने में मम्मी आई, उन्होंने रिमोट उठाया और सास बहू का सीरियल लगा दिया। अब इतनी मेरे पिताजी की भी हिम्मत नहीं है। लड़की की मां चाय की चुस्की लेते हुए बोली, बेटा खाना बना लेते हो ना? पिताजी ने अपने मतलब का सवाल पूछा, झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना? ये उन्हीं लोगों ने बजाई है जिन्हें घर जाके लगाना होगा। झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना? जवाब में हमारे पिताजी बोले, हमारा बेटा सर्वगुण संपन्न है, उसे सब कुछ आता है, बिल्कुल बेल जैसा एकदम सीधा साधा है। लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया।
फिर मुझे लड़की के साथ अकेले में बात करने का मौका दिया। फिर मुझे लड़की के साथ भेज दिया, हम दोनों को एक कमरे में, बोले जाओ दोनों अकेले में बात कर लो। एक घटना पहले सुनील जी के साथ भी हो चुकी है। दोनों को भेज दिया कमरे में अकेले में, बोले जाओ दोनों बात कर लो। यकीन जानो 10 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंट, ना मैं कुछ बोला ना वो बोली। फिर 10 मिनट बाद हिम्मत करके मैं ही बोला, बहन आप कितने भाई बहन हैं? फिर वो बोली, अब तक 2 थे। अब जोरदार ताली होनी चाहिए। फिर मुझे लड़की के साथ अकेले में बात करने का मौका दिया। लड़की का जैसे 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 सवाल मेरी तरफ आ रहा था, मैं शर्माते हुए शर्ट की कॉलर चबा रहा था। हम दोनों अपने भविष्य का ख्वाब बुन रहे थे और उधर घर वाले चुपके से हमारी बात सुन रहे थे। वो बोलती जा रही थी, बोलती जा रही थी। मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर बाहर ये सूचना ब्रेकिंग न्यूज की तरह ले आए, जिसे सुनते ही हम दोनों के घर वाले मुस्काए। झट मंगनी पट ब्याह की बात आई तो लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई। बोली हमारी बेटी सरकारी अफसर है, लाख रुपया महीना कमाती है, ऊपर की कमाई भी आती है। अब आप लोग बताइए ये रिश्ता कैसे निभाएंगे? हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे?